हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में आपने डिसोल्यूशन से जुड़ी हुई थ्योरी पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके अंदर आपके बेसिकली 4 अकाउंट बनते हैं। अकाउंटिंग करने के लिए सिर्फ 4 अकाउंट बनाए जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैंक कैश अकाउंट। तो चलिए इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटी हैं उनको सेल ऑफ करना, उसको खत्म करना। तो आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स को डिसोल्यूशन के केस में आप बेच देंगे और सभी लायबिलिटीज को आप पे कर देंगे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही किया जाता है। कैसे किया जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। और दूसरा होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लोन को फर्म पे करेगी। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, यानी कि आउटसाइड लायबिलिटी की ट्रीटमेंट तो इसमें हो गई रिलेशन अकाउंट में, और जो फर्म्स के पार्टनर्स हैं उनकी अगर लोन होता है तो इस तरह के लोन को आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद हम पे करते हैं, जो आपने पिछले क्लास में समझा था। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट इस तरह का अकाउंट होता है। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं और जो भी उसके अंदर शॉर्टफॉल या सरप्लस होता है वो उनको पे कर दिया जाता है। और लास्ट में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाया जाएगा, जिससे फर्म पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। यानी कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट एक बैलेंस शीट की तरह काम करेगा, यानी कि इसका बैलेंस नील हो जाएगा और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इससे फर्म पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीजों के बारे में आप एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट की। सबसे पहले बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम से आपको बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक काम है जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, एसेट्स को बेचने का काम रियलाइजेशन के थ्रू किया जाता है और लायबिलिटी को पे करने का काम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाई रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। मतलब इसका एक क्वेश्चन बना देता हूं। व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में की इंपॉर्टेंस रखता है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसका आंसर है it is prepared to close the books of account. It is prepared to close the books of account of the dissolution. Books of account of the dissolution
डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व ऑफ द डिसॉल्व फर्म and to determine and to determine gain or loss on the realization of assets and payment of liabilities, राइट। ये बात समझ में आ गई है। अब इसमें और भी कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और मैं लिखवा देता हूं। कैश एंड बैंक बैलेंस are not transferred to realization account as they are already in liquid form। क्योंकि हम रिलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है कि सभी एसेट्स को और लायबिलिटी को पे ऑफ करना या उससे मिला हुआ अमाउंट को लिक्विड फॉर्म में लाना है, यानी कि कैश की फॉर्म में लाना। और कैश और बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करते। एक और बात कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्योंकि साल के आखिर में बनाया जाता है, इसके बाद कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होनी है, तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल नेचर ऑफ रिलेशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो बेसिकली नॉमिनल नेचर का होता है रिलेशन अकाउंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। एक और बात है, जो गुडविल होती है उसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती। तो गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड लाइक अदर एसेट्स। जैसे बाकी एसेट्स को आप रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उन सब की तरह ही गुडविल को भी आप नॉर्मल अकाउंट की तरह ट्रांसफर कर देते हैं। गुडविल अकाउंट इज क्लोज लाइक अदर एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग it to debit side of realization account। at its book value। यानी कि आपके बुक के अंदर अगर गुडविल दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी एज अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, बुक्स में अगर दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट में अगर दिखाई दे रही है, तो उसको बाकी एसेट्स
को जैसे रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको भी उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये बातें सब समझ में आ चुकी हैं, तो बस अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब आपको रिलेशन अकाउंट का परफॉर्मेंस समझना है कि रिलेशन अकाउंट क्या होता है। बस एक बात, रिलेशन अकाउंट क्या होता है, ये क्यों बनता है, वो हमने बता दिया। मगर ये ध्यान रखेंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा होता है, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहा होता है, तो एग्जिस्टिंग एसेट्स को या लायबिलिटी की नई वैल्यूएशन यानी कि करंट वैल्यूएशन से उनको दिखाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। मगर यहां पर फर्म क्लोज हो रही है, इसलिए उनकी एसेट्स को और लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए और एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, टोटल नेट सेल ऑफ करने के लिए और लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, एसेट्स को रियलाइज करने के लिए यानी कि उसको सेल करने के लिए रिलेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो सारी एसेट्स और लायबिलिटी का नाम एक टाइम बाद जब आप जर्नल एंट्री कर देते हैं इसकी, तो उन सब का नाम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद उन सब का नाम रिलेशन हो जाता है और उसके बाद उसकी सेल कर दी जाती है और जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कर दिया जाता है। इससे हमारे पास नेट फिगर आ जाती है कि फर्म को इससे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो रिलेशन के अंदर जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी पार्टनर्स का ही प्रॉफिट या लॉस होता है और उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये रिलेशन अकाउंट बनता कैसे है। तो चलिए समझते हैं रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था रिलेशन अकाउंट बेसिकली एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए बनता है। तो सबसे पहले सारी एसेट्स का नाम यानी कि सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो सारी एसेट्स यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगी टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, कौन कौन सी एक्सेप्ट नहीं होंगी, यहां पर आपने ये सब लिखना नहीं है, सब एसेट्स के नाम से आएगा। ये कौन कौन सी एसेट्स इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होंगी उसके बारे में बात करते हैं। एक्सेप्ट fictitious assets, like deferred revenue expenditure, जो होते हैं नॉर्मली एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट के रूप में, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज। ये तो एक पार्ट हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये एग्जांपल है। नॉर्मली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में दिखाई देता है। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर हो तो ये ट्रांसफर यहां पर नहीं होंगे। तो मैंने लिखाया टू ऑल असेट्स यानी कि सारी असेट्स ट्रांसफर कर दी जाएंगी इसमें, एक्सेप्ट यहां पर ध्यान रखेंगे कौन कौन सी, जितनी भी फिक्चर्स असेट्स होती हैं लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में जो चीजें होती हैं वो ट्रांसफर नहीं की जाती। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सर इनका हम करते क्या है, इनका हम करते हैं इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको बेसिकली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बाय फॉलोइंग एंट्री। कौन सी एंट्री होगी सर? इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू जो भी नाम से आपके पास लॉसेस पड़े हैं, चाहे वो P&L अकाउंट के रूप में पड़ा हो या फिर वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में पड़ा हो, इस तरह से उसकी एंट्री कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के अंदर ऐसे लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है मतलब एक तो आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस को या डेफर्ड एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते, और कौन कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं करते, और हम ट्रांसफर नहीं करते कैश, बैंक बैलेंसेस, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इनको हम ट्रांसफर नहीं करते। अगर आपके पास बुक्स के अंदर करंट अकाउंट दे रखे हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस को ट्रांसफर नहीं करते, यानी कि कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, जो आपकी लायबिलिटी साइड में, जो आपके एसेट साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो उसको हम यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अगर कोई कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट बैलेंसेस हैं, उनको भी आप ट्रांसफर नहीं करते। क्या बात समझ में आ गई है? और कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं करते सर? एक और चीज है, उसको भी ट्रांसफर नहीं करते। अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, क्योंकि मैंने बताया सारी असेट्स यहां ट्रांसफर होगी, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स यहां पर ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी जिसको हम दूसरी साइड में बेसिकली क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, वो भी नहीं होगी, वो हम बाद में लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स यहां पर ट्रांसफर नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो आप याद रखेंगे कि आप सारी असेट्स ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, और अनरिकॉर्डेड असेट्स को यहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाता। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही जैसे हम असेट सारी ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे ही आपके पास जो बच जाता है वो पैसा by all liabilities, by all outside liabilities, सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे क्या होता है सर? जैसे हो सकता है आपकी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक पीओ, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी ट्रांसफर होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को भी ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी है। और इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज और क्या है? पार्टनर्स वाइफ लोन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ। अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, उससे कोई लेन देना नहीं है, मगर यहां पर अगर पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया हुआ है तो उसको भी हम एक आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काफी क्वेश्चंस में इसका यूज आएगा। तो लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ मतलब एक आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में ही इसको ट्रीट किया जाता है।
क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक और बात कि इसमें कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं, अकाउंट विच आर नॉट ट्रांसफर्ड। लायबिलिटी साइड का जो पार्ट है, जो लायबिलिटीज की पार्ट है, कौन कौन सी नहीं होती हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है वो आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में होता तो है, मगर यहां पर उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी पेमेंट की सीक्वेंस जो आपको थ्योरी में समझाया था कि पार्टनर का लोन हम बाद में पे करते हैं, तो इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को ही ट्रांसफर किया जाता है। पार्टनर जो होता है वो आउटसाइड लायबिलिटी होने के बावजूद भी हम इसको बाद में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर उनका कोई क्रेडिट बैलेंस भी है तो भी क्रेडिट बैलेंस यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे यहां पर हमने लिखा था कि डेबिट बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहां पर उसका क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। या कोई फर्म के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो दैट इज क्या चीज हो सकती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में हो सकता है, रिजर्व्स के रूप में हो सकता है, वो इनको हम ट्रांसफर नहीं करते। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स, तो जो प्रॉफिट पार्टनर्स को बंटने वाला होता है, इन चीजों को हम ट्रांसफर नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो जो चीजें हम ट्रांसफर नहीं करते हमने लिख दिया है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं सर? जैसे आप अभी तक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारी चीजों को ट्रांसफर करते आए थे, जैसे आपके पास पार्टनर्स का प्रॉफिट पड़ा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने का काम इस तरह से किया जाता है, यानी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय P&L अकाउंट या बाय रिजर्व या जनरल रिजर्व के रूप में जैसे ट्रांसफर करते थे, उसको वैसे ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, यहां पर और मेंशन कर देता हूं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी हम ट्रांसफर नहीं करते। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। पार्टनर्स का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता, कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता, क्रेडिट बैलेंस हो तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में भी कोई पार्ट होता है लायबिलिटी साइड में, तो भी ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसको पार्टनर्स के अंदर डायरेक्टली बांट दिया जाता है। इसकी अपोजिट एंट्री होती है, इसकी अपोजिट, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट जो रिजर्व्स के रूप में हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में हो सकता है, उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट? तो ये बात यहां पर समझ में आ गई होगी। अब आपको एक और खास चीज समझनी है कि अगर कोई असेट, मैं यहां लिख देता हूं, बाय, दूसरा पॉइंट क्या क्या है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये सर कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज आ गई, बताते हैं ध्यान से। बाय कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, जितने भी होंगे उनको भी हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अब ये सर कॉरस्पॉन्डिंग का यहां मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अगर इसके रेफरेंस में जैसे आपके पास डेटर्स दिखाई देते हैं, तो डेटर्स का प्रोविजन जो होता है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, वो उसको यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा लायबिलिटी साइड में। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है अगर उसके अगेंस्ट में, तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व्स कहलाएगा। यानी कि जिस तरह की एसेट्स आपके पास गिवन होती है
उससे रिलेटेड ही अगर प्रोविजन क्रिएट किया गया होता है तो उसको भी हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या अभी जैसे मैंने बताया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। यानी कि ये वो चीज है हुज, यहां पर लिख देता हूं, हुज असेट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो डेबिट साइड में ऑलरेडी चढ़ चुकी है, डेबिट साइड में। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इसका मतलब क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व्स या प्रोविजन क्रिएट हुए हुए हैं, यानी कि उसकी एसेट साइड में कोई एसेट ट्रांसफर कर चुके हैं रिलेशन अकाउंट में, तो उससे रिलेटेड कोई रिजर्व्स आपके पास या कोई प्रोविजन आपके पास क्रिएटेड है तो उसको भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां तो ये बात हुई अभी तक सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की। कौन सी लायबिलिटी या कौन सी एसेट्स ट्रांसफर नहीं की जाती उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है सर, अब एक एक करके इनको समझते हैं कि इसके साथ साथ क्या किया जाएगा। जो भी सारी एसेट्स आपकी होंगी, जो भी सारी एसेट्स आपकी होंगी वो रियलाइज की जाएंगी, यानी कि उनको सेल ऑफ किया जाएगा, तो उनसे कुछ पैसा आएगा। वो पैसा आपके पास, अगर आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में खाली कैश अकाउंट दिखा रखा है तो आप कैश अकाउंट को ही दिखाएंगे, अगर बैंक अकाउंट दिखा रहेगा तो बैंक अकाउंट दिखाएंगे, अगर दोनों अकाउंट दिखा रखे हैं तो आपकी मर्जी है इसको बैंक में डालेंगे या कैश में डालेंगे, क्योंकि बाद में ये दोनों अपने आप में मर्ज ही हो जाएगी। तो बाय कैश, एक लाइन छोड़ देता हूं जिससे अलग हो जाएगा, बाय कैश और बैंक करके यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा रियलाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो भी सारी एसेट्स बिकी हैं उन सब की जो सेल करने से पैसा आया है उसको रियलाइज्ड वैल्यू बोलेंगे, और वो बाय कैश या बैंक करके आ जाएगा। ये कौन सी एसेट्स होंगी सर? ये वो एसेट्स होंगी जो आपने फॉर रिकॉर्डेड, जो आपके पास बुक्स में रिकॉर्ड हुई हुई हैं, और कुछ ऐसी भी एसेट्स बिक गई होंगी जो फॉर अनरिकॉर्डेड, जो आपके पास बुक्स में नहीं है, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। दोनों एसेट्स बिक जाएंगी, मगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहां रिकॉर्ड नहीं की थी आपने और वो बिक भी गई हैं तो भी उन सब का पैसा यहां पर दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। और अगर आप इन एसेट्स को नहीं बेचते हैं, बल्कि ये जैसे बाजार में बिकती हैं वैसे ही कोई पार्टनर भी इनको लेने के लिए तैयार हो सकता है, तो अगर कोई पार्टनर इनको लेने के लिए तैयार होता है तो उसके अकाउंट को भी यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा बाय, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है उस एसेट्स को तो बाय कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? ये किस लिए होगा सर? ये होगा असेट टेकन ओवर बाय, asset taken over by a partner at agreed, क्वेश्चन में लिखा होगा उसका अमाउंट, एट एग्रीड प्राइस, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, वो मैं अलग से मेंशन कर देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुछ चीजें आपको आपको उसकी एंट्री नहीं करनी है। किसकी नहीं करनी है? व्हेन, कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, व्हेन एसेट गिवन टू, इसको भी कैपिटल लेटर में लिख देते हैं,
when assets given to outside liability और क्रेडिटर्स, जो भी कुछ होगा एक ही बात है, towards settlement of his account। यानी कि इसकी कोई पेमेंट ड्यू होगी तो उसको अगर हम कोई असेट दे देते हैं, when assets given to outside liabilities or creditors towards settlement of his account, अगर इसकी कोई पेमेंट ड्यू होगी और इसको पेमेंट की एवज में कोई असेट दे दी जाएगी, कि इसको पैसे ना देके असेट दे दी जाएगी, क्योंकि असेट्स भी हम बेच के ही पैसे देते, तो वो कहता है मैं असेट ही लेने के लिए तैयार हूं, मगर वो कौन है, आउटसाइडर है, आपका पार्टनर नहीं है, आउटसाइडर है। तो इस केस में ध्यान रखेंगे ये होगी नो एंट्री। ऐसा क्यों होगा इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ऐसा क्यों होगा। इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक नंबर के क्वेश्चन में, बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी कौन सी एंट्री होगी, तो आपको बताना पड़ेगा नो एंट्री फॉर दिस। तो ये असेट से रिलेटेड जितनी भी रिलेशन हुई थी उसके बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं। अब जो हमने लायबिलिटी ट्रांसफर की थी उसको भी आपने ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा। तो आप जितनी भी लायबिलिटी क्वेश्चन में आपको गिवन है उन सब को पे ऑफ करेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड की गई हो या अनरिकॉर्डेड हो, सबको। तो टू कैश और बैंक जैसा भी क्वेश्चन में होगा, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज समझ लो, चलो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये सारी आप पेमेंट करेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। जितने भी आपने पेमेंट की है उसको टू कैश और बैंक करके आप दिखा देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, इफ क्वेश्चन is silent about the payment of liability और liabilities, अगर किसी भी एक ऐसी लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है जिसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि इसको पे किया है नहीं किया है, तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है जितनी भी लायबिलिटीज हैं, चाहे क्वेश्चन उसके लिए पे करने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उन सब की अमाउंट की पेमेंट कर दी जाएगी एट देयर बुक वैल्यू। तो हमने ये ध्यान रखना है कि इसको लिख देता हूं मैं, अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू इज पेड, यानी कि इसको हमेशा बुक वैल्यू के बराबर पेमेंट कर दी जाएगी, चाहे क्वेश्चन में इसकी पेमेंट के बारे में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। क्या बात समझ में आ गई। और अगर कोई पार्टनर उस लायबिलिटी को, किसी भी लायबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो एसेट साइड में किया था, टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब आएगा, इफ
partner agree to settle, if partner agrees to settle a liability, agree to settle a liability, क्या ये बात समझ में आ गई कि अगर कंसर्न पार्टनर कोई लायबिलिटी को सेटल करने के लिए एग्री हो जाता है, यानी कि वो कहेगा मैं पे ऑफ कर दूंगा इसको, तो कंसर्न पार्टनर को यहां पर रिलेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, ना कि कैश और बैंक किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। इसके अलावा एक और चीज डेबिट की जाएगी, वो होगी रिलेशन एक्सपेंसेस। तो रिलेशन एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे, तो उसको लिखने टू बैंक और कैश, जैसा भी क्वेश्चन में होगा। ये सब क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट। रियलाइजेशन यानी कि अगर आपकी जो असेट्स है उसको सेल ऑफ करने के लिए, बिचवाने के लिए, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कोई मीडिएटर जो बैठा था उसकी पेमेंट कुछ करनी है, रिलेशन एक्सपेंसेस के रूप में उसको पेमेंट की जा रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा और क्या होगा सर? इसके अलावा अगर कोई पार्टनर रिलेशन एक्सपेंसेस करता है तो उसको भी उतना ही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यहां पर रिलेशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। टू पार्टनर्स, इसको भी एक लाइन छोड़कर लिख देता हूं, टू पार्टनर्स, जो भी कंसर्न पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं, टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई रिलेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए वो राजी हो जाता है, उसने पे की है, तो रियलाइजेशन अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंसेस अगर वो पे करता है तो उसको यहां पर डेबिट कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हम अलग अलग करके समझेंगे कि क्या हम कर रहे हैं। फिलहाल आप ये समझिए। उसके बाद अगर फर्म के अंदर, यानी कि अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब आपके पास रिलेशन के अंदर प्रॉफिट हो गया, तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर्स होंगे से XYZ पार्टनर्स हैं, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर लॉस है तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? XYZ। तो ये सारी बातें समझनी थी। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, चाहे वो लॉस के रूप में हो चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, वो क्वेश्चन में आपको बैलेंसिंग करने से ही पता लगेगा। तो इस तरह से रिलेशन अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं। मोरओवर ये चैप्टर, अगर आपको ये चीज बनानी आ गई तो आपको मोरओवर ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं। समझना क्या है, सारी एसेट्स, सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को छोड़कर सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सारी आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे वो क्रेडिटर्स के रूप में हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, ईपीएफ, लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ को भी ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक आउटसाइड लायबिलिटी होती है। मगर लोन फ्रॉम पार्टनर को यहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उसकी पेमेंट अलग से की जाएगी, उसका अकाउंट बना के उसको पेमेंट कर दी जाएगी। अकाउंट विच आर नॉट ट्रांसफर्ड, यानी कि लायबिलिटी के कौन कौन से अकाउंट ट्रांसफर नहीं किए जाते? पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और अगर ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट होते हैं तो लॉसेस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होते हैं तो इसकी रिवर्स एंट्री यहां पर ट्रांसफर कर दी जाती है। कैश बैंक बैलेंसेस, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंसेस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को यहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाता। उसके बाद जितनी भी
असेट्स होती हैं वो जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व अगर कुछ होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उनको भी यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद एसेट्स को रियलाइज कर लिया जाएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उनसे जो भी पैसा आया वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और अगर कोई एसेट पार्टनर्स टेक ओवर कर देता है तो उसके कंसर्न पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा यहाँ पर। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई आउटसाइड लायबिलिटी को सेटल करने के लिए अगर हमने कोई एसेट्स दे दी है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही लायबिलिटी के अंदर भी जो सारी लायबिलिटी होंगी इनको पे ऑफ करने के लिए यहां पर पेमेंट कर दी जाएगी टू कैश या बैंक करके। और अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए तो भी आपको इसकी पेमेंट कंपलसरी करनी पड़ेगी। कितने पे करेंगे सर? उसको जो भी बुक्स में जो भी लायबिलिटी के रूप में दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर, उसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसकी बुक वैल्यू पर ही उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा। और अगर कोई लायबिलिटी को भी पार्टनर कहता है कि मैं सेटल कर दूंगा तो उस कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहां पर दिखाई देगा। और रिलेशन अकाउंट रिलेशन एक्सपेंसेस किए जाते हैं जो उसको नॉर्मली फर्म के द्वारा पे किए जाते हैं, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी होती है तो उसको भी हम टू बैंक और कैश करके पे ऑफ कर देंगे। और रिलेशन एक्सपेंसेस अगर कंसर्न पार्टनर के थ्रू पे किए जाते हैं तो कंसर्न पार्टनर का यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो इससे नेट इफेक्ट या तो प्रॉफिट में आएगा तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, या लॉस में आएगा तो लॉस के अंदर उसको बांट देंगे। तो इस तरह से रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो मोर ओवर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने इसको नहीं उतारा है तो इसको आप सारी चीजें एक एक करके उतार लें, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सारी बातें सारे क्वेश्चंस में आएंगी। तो ये चीज समझ में आ गई तो सबको समझ में आ जाएगा। तो अगली क्लास में इस चैप्टर का बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मैं बताऊंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो बस आज की क्लास इतनी। अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करा दिया जाएगा, आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।